मैं हूं शशांक BHU से। और बच्चे मैं आज आप लोगों को पोएट्री का चैप्टर 3 पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, तो हम लोगों को पहले यहाँ पे पोएट के बारे में जानना जरूरी है। पोएट है इसके, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट पोएट। ओके, W.H. ऑर्डेन का जन्म हुआ था बच्चे 1907 ईस्वी में, 1907 में इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 में। मतलब अब उसके बाद हम लोग अब आगे बात करते हैं। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंग्जाइटी। देखिए बच्चे, मैं आपको जितना मैं आपको बता दूं उतना ही आने वाला है। मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। आपको मैं विद्वान स्कॉलर बनाने नहीं आया हूं। आपको मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूं, समझे ना, ताकि आप अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकें आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इनको एक पुलित्जर प्राइज़ मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना। इनको एक पुलित्जर प्राइज़ पुरस्कार मिला था, जो इनको एक पुस्तक पे मिला था। पुस्तक का नाम है द एज ऑफ एंग्जाइटी। ये याद रखिएगा आप, समझ गए। फिर आगे है वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल विगोरियस पोएट, फर्स्ट ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर। ये एक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के पोएट थे और बहुउपयोगी थे। मतलब हर एक क्षेत्रों में ये काम किए थे। और देखिए, गीत लिखते थे, ड्रामा जो लिखते थे ना, ड्रामा को, नाटक को ये गीत की तरह लिखते थे, पद में लिखते थे, समझे ना। और उसके बाद है एक ट्रांसलेटर भी थे। क्रिटिक मतलब होता है आलोचक, एक आलोचक भी थे, मतलब किसी भी चीज़ों का ये आलोचना करते थे। मतलब ट्रांसलेटर भी थे और एडिटर भी थे। एडिटर होता है ना न्यूज़पेपर वगैरह का, तो एडिटर भी थे। तो हम लोग इनके बारे में इतना देख लिए। अब हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं बच्चे अब चैप्टर पे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। ये जो पोएम है बच्चे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें बताया गया है कि कैसे पत्ते झड़ते हैं। और ये मतलब पेड़ पौधों के माध्यम से मनुष्य के बारे में बताया गया कि मनुष्य हमेशा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में ही होता है। हमेशा नहीं, मतलब कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। और फ्रस्ट्रेशन ह्यूमन लाइफ का एक अंग हो जाता है। द एस्पिरेशन डैट आर मोस्ट फुलफिल्ड द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज। कहने का मतलब है बच्चे कि जो मनुष्य की जो आकांक्षाएं होती, एस्पिरेशन मतलब होता है आकांक्षा, एस्पिरेशन मीन्स आकांक्षा, इच्छा। जो इच्छा होता है वो फुलफिल नहीं हो पाता, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, मनुष्य अपने आप को अकेला फील करने लगता है। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, समझ गए। उसी को तन्हाई कहा जाता है, तन्हा। मनुष्य अपने आप को अकेला फील करने लगता है, महसूस करने लगता है। और उसी के बाद हर एक व्यक्ति का इसी तरह से क्या होता है, जीवन जीवित होता है और एक समय मृत्यु हो जाता है। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब बच्चे, अब हम लोग सीधा सीधा समझते हैं नाउ द फॉलिंग फास्ट चैप्टर को, पोएम को समझते हैं। एकदम पोएम को ऐसा मैं पढ़ा दूंगा कि आप सीख जाएंगे। आप इंग्लिश का हिंदी करना सीख जाएंगे पोएम का, समझे ना। आपको भाव पकड़ना सिखा दूंगा मैं। हाँ, तो फर्स्ट लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग। देखिए यहाँ पे एक बात आता है बच्चे कि हम लोग पोएम पढ़ क्यों रहे हैं, ये पोएम सबको होगा क्या। तो हमारा दो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा दो पर्पस होता है पोएम पढ़ने का। फर्स्ट पर्पस तो ये होता है बच्चे कि हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले आएंगे। और दूसरा हम लोग का ये भावना होती है, इस विचार से हम लोग पढ़ते हैं कि थोड़ा सा अगर अच्छा लगेगा तो इसको अपने जीवन में भी फॉलो कर लेंगे। जैसे कुछ कहानी होती है हिंदी में, या नैतिक ज्ञान की कुछ बातें होती है, देखते हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं तो अच्छा भी लगता है, अपने जीवन में भी उसका धारण करते हैं, समझ गए। तो उसी तरीके से तो यहाँ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पत्ते झड़ते हैं, मतलब अकार है कि अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे पत्ता झरना और इंग्लिश में ये सब बात क्यों कोई राइटर लिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ और होता है। वो एक समझाना चाह रहा है, पेड़ पौधों के माध्यम से राइटर कुछ बताना चाहता है। मनुष्य पे इशारा किया है पेड़ पौधों के माध्यम से। कहा जा रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे आया कि नर्सेज फ्लावर्स।
तो नर्सेज फ्लावर्स मतलब होता है जो पेड़ होता है बच्चे, जो बड़ा बड़ा पेड़ होता है, बड़ा बड़ा वृक्ष जो होता है, उसके नीचे देखते हैं छोटा छोटा पौधा लगा होता है या छोटा छोटा लत्ती टाइप का लगा होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो कहता है कि वो सब वहाँ विल नॉट लास्ट। अब देखिए इसको मैं दूसरे भाव पे, मनुष्य पे कैसे पोएट बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा सा पेड़ है, मतलब बड़ा बड़ा जो वृक्ष है, ये हो गए हमारे दादा दादी, समझ रहे हैं ना, हमारे दादा चाचा सब, वो सब बड़े हो गए, बड़े वृक्ष हो गया, उसके नीचे हम लोग छोटे बच्चे हो गए, समझ गए, समझ रहे हैं हमारी बातों को आप। तो ये कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो ये पौधे हैं वो उसी को कहते हैं नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। कह रहे हैं कि अगर वो झड़ते हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो, उनका धीरे धीरे अब मृत्यु हो रहा है, समझ गए। तो अगर उनका मृत्यु हो रहा है तो हम बच्चों का भी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग भी अब परेशान होंगे। अगर उनका मृत्यु, हमारा घर का एक स्तंभ ये हो जाता है, तो देखते हैं कोई घर में कोई बड़ा बुजुर्ग जिनसे घर पूरा चल रहा है, अगर उस तरह के लोग अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो कितना परेशानी होता है घर में। तो ही बातें यहाँ बताई गई है। तो हम लोग बच्चे भी परेशान होने लगते हैं और हम लोग बच्चों का भी एक दिन अंत होने वाला है, विल नॉट लास्ट, हम लोग भी नहीं बचेंगे। कितना दुख परेशानी इस जीवन में है। तो सब पत्ते अब झड़ करके गिर रहे हैं, बुजुर्ग अब धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो रही है। तो अब धीरे धीरे जो उसके आसपास जो हम लोग जो बच्चे हैं उनकी भी अब क्या होगी। हाँ, तो नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गोन, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गोन। अब यहाँ पे बातें आई हैं नर्सेज। नर्सेज किसको कहते हैं? अब नर्सेज का मतलब होता है बच्चे जो ही जो पौधे हैं। ग्रेव्स एक बात आ रही है यहाँ पे, ग्रेव्स, ग्रेव्स कहने का मतलब है कब्रिस्तान, कब्र में। तो वह भी क्या है, जो छोटे छोटे जो पौधे थे, पेड़ थे, वो सब बहुत तो कब्र जा चुके हैं, उनकी मृत्यु तो हो चुकी है। मतलब कुछ लोग तो हमारे आसपास के जो हैं बड़े बुजुर्ग, वो तो मर चुके हैं, ठीक है, वो कब्र में उनको जगह मिल गया है, कहने का मतलब। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। और प्राम्स, यहाँ पे एक देखिए शब्द आया है प्राम्स। प्राम्स कहने का मतलब है वो 4 पहिए वाला गाड़ी, समझे, जो पार्क उर्क में नहीं चलता है रौंदते हुए। तो वही कहता है कि एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। और जो कुछ बचे हुए हैं उस पर भी क्या कर रौंदा जा रहा है, उसको भी, समझ रहे हैं ना। उस पर भी जो छोटे छोटे पौधे हैं उन लोगों पे भी अब परेशानी धीरे धीरे बढ़ रही है। वही मनुष्य पे इंगित किया गया मुख्य रूप से। अब विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग कहने का मतलब है बच्चे जो मृत्यु के दूत आते हैं, जिनको हम लोग यमराज कहते हैं। तो आप यही अभी फिलहाल यही समझिए, विस्परिंग नेवर्स मतलब मृत्यु के जो दूत हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। मतलब हम लोग कभी भी मृत्यु के साए में जा सकते हैं, कहने का मतलब ये, हम लोग को कभी भी मृत्यु हो सकती है, हमारे आसपास ही होता है मृत्यु। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। हम लोगों को क्या करता है, अलग करता है। प्लक मतलब तोड़ना, मतलब हम लोगों को मृत्यु क्या होता है, हम लोगों को अलग करता है रियल डिलाइट से। मतलब हम लोग जो खुशीपूर्ण जो वास्तविक जीवन है उससे मृत्यु जब आ जाता है तो हम लोग को वहाँ से अलग कर देता है। मतलब इस संसार से हमको उठा करके लेकर चला जाता है नर्क या स्वर्ग, समझ रहे हैं ना। तो ही है प्लकस, मतलब हुआ हम लोगों को वो अलग कर देता है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और जो हमारा फुर्तीला हाथ होता है, जो हमारा चलता हुआ जो हाथ होता है, हमारी चलती हुई जो शरीर होती है, बॉडी होती है, वो फ्रीज हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब वो क्या होता है, शिथिल पड़ जाता है, समझ गए ना। हम लोग कुछ भी नहीं फिर बोलते हैं, हमारा अंग प्रत्यंग सब शांत हो जाता है। अब है लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और फिर हम लोग अकेला हो जाते हैं। जब मृत्यु किसी का होता है, देखते हैं उसके साथ जाने वाला कोई नहीं होता, वो मात्र अकेला व्यक्ति होता है। वो अपना घुटना टेक देता है यमराज के सामने, वही है सेपरेट नीज। मतलब वो अपना घुटना टेक देता है और वो अकेला हो जाता है जिस व्यक्ति का मृत्यु होता है। अब अगला स्टेंजा है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलोज वुडन इन आवर ट्रैक। कहने का मतलब है बच्चे डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, मतलब हमारा पास्ट में हम लोगों से पहले सैकड़ों लोगों का क्या हुआ, मृत्यु हो चुका है। सैकड़ों लोग मृत्यु के सैये पे, मतलब मृत्यु के जो ताबूत है। अब है जो फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। वुडन मतलब होता है जो लकड़ी का जो बनता है ना। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो डेड बॉडी को जहाँ पे रखा जाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक लकड़ी का बनाया जाता है। तो वही उसी को कहते हैं फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। रास्तों में बहुत सारे इस तरह की चीज़ें बना दी गई है जिस पे डेड बॉडी को रख दिया गया है
अब वो कैसे मरा, बहुत तरीका हो सकता है मरने का, हो सकता है दंगा में मर गए हों लोग, हो सकता है बम विस्फोट में मर गए हों, तो ही कहने का मतलब है। आर्म्स रेज स्टिफली टू रीप्रूफ इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। कह रहा आर्म्स रेज, उनके लिए लोग हाथ उठाते हैं, समझ गए, उनके विरोध में लोग, जैसे जो लोग मरते हैं या जो भी होता है, तो कुछ लोग मरते हैं तो होता है ना, उनके विरुद्ध लोग उनको प्यार भी जताते हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, बहुत खुशी भी मनाते हैं, ठीक ही मर गया चलो। तो ही कह रहा है इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, जो लोग झूठा प्यार दिखाते थे उसके जिंदा रहने से, वो भी लोग आज क्या है, बहुत खुश हैं, उसका विरोध में गाली वाली बक रहे हैं कि ठीक ही मर गया, बहुत अच्छा हुआ है, होता है ना इस तरह से चीज़ें। अब अगला स्टैंजा, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। अब स्टार्विंग मतलब होता है भूखा मरना, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। जो बड़ा जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस पर अगर पत्ता नहीं होता तो क्या होता है, पेड़ भूखे हुए मर जाता है। कहने का मतलब है अगर उसका पेड़ बेकार हो जाता है, जब उसके पास पत्ती नहीं रहेगा, पत्ता से ना भोजन बनाता है पेड़, तो वृक्ष, तो उसके पास अगर नहीं होगा पत्ते, अगर पत्ते ही सब झड़ जाएंगे तो भोजन कैसे बनाएगा। तो उसी तरीके यहाँ मनुष्य को बताया जा रहा है, समझ रहे हैं। जब हम लोग के बुजुर्ग ने, हम लोग के पास धन संपत्ति ही कुछ नहीं रहा, तो हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, हम लोग का कोई मार्गदर्शन ही नहीं करेगा, हमारे बुजुर्ग ही जब चले जाएंगे तो हम लोग छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो कैसे मार्गदर्शन हम लोग को कैसे मिलेगा, हम लोग कैसे जीवित रह पाएंगे। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर दियर फूड। ट्रॉल्स मतलब होता है जो दुष्ट लोग होते हैं समाज में, देश में कुछ दुष्ट लोग होते हैं, उसी को ट्रॉल्स कहा जा रहा है। ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर दियर फूड। और जो दुष्ट लोग हैं अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, जो छोटे लोग हैं उनको डांटते हैं। जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे लोगों का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, होता है ना, किसानों पे, मजदूरों पे अत्याचार होता है, वही कहा जा रहा है। एट द नाइटिंगल इज डम्ब। और जो नाइटिंगल है, बुलबुल है, वो क्या हो चुका है, बहरा हो चुका है, गूंगा हो चुका है, शायद सॉरी गूंगा हो चुका है। डम्ब मतलब गूंगा होना, मतलब वो भी अब कुछ नहीं बोल। जो हमारे समाज में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम लोग पे अत्याचार हो रहा था, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें भी अब डर आ गई है कि हमें भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए वो भी नहीं बोल पाते हैं। एंड द एंगल विल एंजल, यहाँ पे एंगल हो गया गलती से। एंड द एंजल विल नॉट कम। एंजल मतलब होता है कोई मसीहा या कोई फरिश्ता, कोई देवता हम लोगों को अब बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं, अब हम लोग को बचाने के लिए नहीं आएंगे। कहने का मतलब है बुलबुल भी शांत हो गया, मतलब बुलबुल कहने का मतलब जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, हम लोग पे अत्याचार हो रहा है, हम लोग को मार दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, भूखे मर रहा है किसान, बच्चे, गरीब लोग, तो उसको अब देखने वाला कोई ना, अब कोई अगर देखेगा तो भगवान ही देखेंगे, वो भी अब नहीं आ रहे हैं। एंजल मतलब हुआ भगवान, फरिश्ता, मसीहा, समझ गए, वो भी अब नहीं आएंगे। अब अगला स्टैंजा है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड मतलब आगे बढ़ना। तो कोल्ड है, ठंडा है, असंभव है आगे बढ़ना। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड। और हम लोग के चारों तरफ जहां हम लोग देखते हैं, दूर दूर तक, ऊपर तक देखते हैं, तो एकदम माउंटेन का, पहाड़ का एकदम बड़ा बड़ा चोटी दिखता है, प्यारा प्यारा चोटी, जो एकदम प्राकृतिक सौंदर्य वातावरण से एकदम हरा भरा है, बहुत अच्छा लगता है, मनोरम लगता है देखने में। तो वह हरा मतलब भरा पड़ा है। हुज वाइट रेनफॉल कुल्ड ब्लेस। करा उसका जो वाइट रेनफॉल है, जो पानी की जो धारा ऊपर से बह रही है, वो क्या हो रही है, कुड ब्लेस, वो हम लोगों को आशीर्वाद देती है, समझ रहे हैं, वो आशीर्वाद दे सकती है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। जो यात्री हैं, यात्री मतलब जो अंतिम पड़ाव पे हैं, यात्री मतलब जो घूमने गए हैं वो नहीं, जो व्यक्ति पूरा जीवन बिता लिया है, जो अपने जीवन का अंतिम क्षण में है, तो उसको वही सब प्राकृतिक चीज़ें, जो मनुष्य की भगवान की जो बनी बनाई चीज़ें, वही अब उसको आशीर्वाद दे सकता है, वो एक नया मार्ग दिखा सकता है, उसको लास्ट में खुशी दे सकता है मृत्यु के अंतिम क्षण में, मतलब अब अंतिम समय में कहने का मतलब है, समझ गए ना। तो बच्चे ये आप समझ गया। कुछ अगर परेशानी हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा और क्लियरली रूप से समझा दूंगा, समझ गए ना। अगर और आपको कुछ समझा, मैं अगले पार्ट में अब इसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और समरी बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ओके।